Hello, student. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, very good evening to all. तो आई होप सब लोग आ गए हैं, तो हम क्लास कंटिन्यू करें, ठीक है? चलिए। ओके, तो कल की क्लास देख लेते हैं। पहले कल की क्लास में क्या किया था भाई हम लोगों ने, कहाँ गई कल की क्लास? ये रही। तो कल की क्लास में हम लोगों ने, मैंने अब तक जो हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ लिया है मोटा मोटा, सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, होते क्या हैं, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट बढ़ाने के लिए आप एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बैंड कैसे चेंज होते हैं, डोपिंग के मेथड क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था, मोबिलिटी ऑफ इसका डेरिवेशन किया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे। तो अब तक हम ये पढ़ चुके हैं। अब जो इसमें हमारा अगला पार्ट बाकी है वो है पीएन जंक्शन डायोड। कि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, मैंने आपको शुरू में बोला था कि सेमीकंडक्टर में प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शनल करंट फ्लो की, कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है। तो वो कैसे करा सकता है, वो हमें अब देखना है कि वो कैसे हो सकता है पॉसिबल कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सके, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो उसके लिए पीएन जंक्शन डायोड में समझना पड़ेगा। जो डायोड बनता है पी और एन को मिला के, वो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो क्यों होने देता है। तो वहां से फिर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टियां आपको समझ में आएंगी। सेमीकंडक्टर की वास्तविक में जरूरत, एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्यों है, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो पीएन जंक्शन क्या होता है, पहले पीएन जंक्शन को समझ लें। तो पीएन जंक्शन जो है, और बनाते कैसे हैं पीएन जंक्शन, जैसे आप समझ रहे होगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर आप समझते हो, एन टाइप भी आप Yes, समझते हो। sir. कल की क्लास है ना, कल की क्लास में हमने पढ़ा था पी टाइप में होल एक्स्ट्रा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। Yes, पी sir. टाइप के लिए हमें, पी टाइप के लिए ग्रुप 13 की वो करनी पड़ती है डोपिंग, और एन टाइप के लिए ग्रुप 15 की करनी पड़ती है, ठीक है? तो पीएन जंक्शन क्या होता है? जंक्शन, जैसे पी टाइप मान लो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इसमें आपके होल हैं, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऐसा नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन मेजरली होल होंगे, मेजॉरिटी कैरियर। और एन टाइप है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, डायरेक्ट तो नहीं जोड़ पाएंगे, कैसे जोड़ेंगे अभी देखेंगे, लेकिन मान लो जोड़ दें, तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर आपके जो है ज्यादा होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ दें पी टाइप और एन टाइप को, इसे हम बोलते हैं पी एन डायोड, पी एन डायोड, और इसे हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। पी एन का जंक्शन जो होगा उसे बोलेंगे पी एन जंक्शन, ठीक है? अब एक्चुअली इसे बनाते कैसे हैं, ठीक है? ऐसे तो नहीं बनाएंगे डायरेक्ट, आपने उठा के जोड़ दिया या मेल्ट करके जोड़ दिया, तो ऐसे नहीं बनाते इसे। इसे बनाते हैं कैसे, देखो, इसे ऐसे बनाते हैं। पहले प्योर आपने, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, पहले आपने उठाया एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मान लो सिलिकॉन उठा ले, ठीक है? सिलिकॉन उठाया, इसको आप पहले कुछ बना लो, या तो एन टाइप बना लो या पी टाइप बना लो। तो मान लो मैंने इसको पी टाइप बना लिया, मैंने इसकी डोपिंग कर दी, और इसे मान लो बना लिया, कुछ भी बना सकते हो, पी टाइप या एन टाइप, मान लो पी टाइप बना दिया, या आप एन टाइप भी बना सकते हो डोपिंग करके। इस पूरे को पी टाइप बना दिया, मान लो पूरे को पी टाइप। अब क्या करोगे आप इसका जो बाहर वाला पार्ट है वहां पे इम्प्योरिटी को इन्फ्यूज करोगे। इन्फ्यूज कैसे करोगे, जो आपने तरीके पहले पढ़े थे, कि आप उसकी बॉम्बार्डमेंट कर सकते हो, या आप उसका क्या नाम बोलते हैं, वेपर में उसको गर्म कर सकते हो। आपको क्या करना है, पी टाइप वाला जो सेमीकंडक्टर आपका बना है, ये जो पी टाइप बना है, इसको उठा के आप मान लो एन टाइप
जो आपके एंटमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ हैं, इसके वेपर में आप इसे हीट कर लो। तो इसके वेपर में हीट करोगे क्या होगा, आर्सेनिक यहाँ बैठ जाएगा जाके। तो ये काफी ज्यादा मात्रा में आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, इसका जो ये पोर्शन है थोड़ा हल्का सा पोर्शन, जो हल्का सा पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका इतना पोर्शन जो है वो आपका बन जाएगा एन टाइप, क्योंकि इससे पहले आर्सेनिक क्या होगा, उसको होल को बैलेंस करेगा, फिर आर्सेनिक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो फिर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देंगे, एन टाइप। तो ये क्या होगा, पीएन जंक्शन बन जाएगा आपका, पीएन जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका पीएन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ये एक्चुअली ऐसे बनता है, इसका कुछ पार्ट ही ऐसे बनता है, छोटा वाला जो होता है ये वाला, ऐसा नहीं होता है जैसे हमने बराबर बराबर दिखा दिया ना ये। तो हम क्वेश्चन में तो अभी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे इसे, लेकिन जब एक्चुअली आप बनाते हो तो इसे लगभग कुछ ऐसा बनता है, इसमें एक बड़ा होता है एक छोटा पार्ट होता है। तो या तो एन बड़ा होगा या पी बड़ा होगा, डिपेंडिंग करेगा आप कैसे बनाते हो। अगर आपने इसे एन टाइप पहले बना दिया तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर आप इसे इंडियम के उसमें या गैलियम के एटमॉस्फेयर में से वेपराइज करोगे फिर, तो यहाँ पे आपका ये तो एन टाइप था, फिर ये पी टाइप बन जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये पीएन जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारा तरीका है कि हम इसे पीएन जंक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, हो सकता है अब जो है और भी एडवांस तरीके आ गए हों कई सारे, लेकिन अभी जो हमारे पे तरीका है वो ये है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो बन गया जंक्शन, अब इससे फर्क क्या पड़ा, क्यों जंक्शन बना रहे हो भाई फालतू में, क्यों एनर्जी लगा रहे हो इतनी सारी, जंक्शन बना के फायदा क्या हो रहा है। तो हमें जंक्शन का एक्शन समझना है कि जो जंक्शन है उसके बनाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या एक्शन आता है। ठीक है, तो देखो पीएन जंक्शन से क्या होता है, क्या कहानी, सेमीकंडक्टर की कहानी यहां से शुरू होती है। जब ये पीएन जंक्शन बन गया तो क्या होगा, पीएन जंक्शन में मान लो शुरू में देखो मैं टी इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे इसके होल थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, और थोड़ा बहुत होल भी होंगे, है ना, मैं ये नहीं कह रहा होल नहीं होंगे, ऐसे यहाँ पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, ये कहानी कब थी, ये थी कहानी टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी होंगे यहाँ पे, मेजरली होल होंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत होल होंगे। ये आपका पी साइड है, ये एन साइड है। तो यहाँ पे क्या आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, सॉरी होल एक्सेस में है, यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा होल है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एन साइड में। एन साइड में क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है जब डेंसिटी का डिफरेंस होता है, जब डेंसिटी का डिफरेंस होता है तो आपके चार्ज, चार्ज तो नहीं बोलूंगा वैसे, या इलेक्ट्रॉन या होल जो है वो आपके फ्लो होना शुरू कर देंगे एक साइड से दूसरी साइड, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है। बिटवीन होल एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे क्या होता है फिर, इससे हमारा होल जो होंगे वो इस तरफ को फ्लो करने लगेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर को फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, तो ये फ्लो करेंगे। अब देखो अच्छा एक बात समझो इसको, जो पहले ये पी और एन टाइप था तो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज तो था नहीं, चार्ज वाज जीरो, क्यू वाज जीरो, क्यू वाज जीरो, चार्ज तो था ही नहीं कुछ, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन थे एक साइड फ्री होल थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन में तो माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जगह क्या करेगा, माइनस चार्ज को यहाँ ले जाएगा। तो अब क्या होगा, एट टी इक्वल टू टी पे आप देखोगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है वो ये इस वाले होल को भर देगा, है ना। होल को भर, होल क्या होता है आपका, आपने देखा था ना होल कैसे बनता है आपका, भाई होल ऐसे बनता है आपका कि आपने इंडियम को यहाँ लगा दिया। बॉन्ड पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो एक बॉन्ड होल बन जाएगा। हाँ, हमने देखा था भाई कि सिलिकॉन है, यहाँ पे इंडियम था, वो तो खैर वो तो तब बनेगा टेम्परेचर वाले के कारण। अगर मैं डोपिंग के कारण मानूं तो डोपिंग के कारण कैसे बनता है, जब मैं ऐसे मान लो इंडियम टाइप को यहाँ घुसा दूंगा सिलिकॉन वाले में, तो एक मेरा होल बन गया था, सर बाकी अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी सिलिकॉन के अंदर ग्रुप 13 का एलिमेंट डाल देंगे तो फिर बन जाएगा, है ना। तो होल क्या था, एक्चुअली होल बस एक जगह थी, है ना, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। मैंने कुल मिला के एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, एटम या क्रिस्टल न्यूट्रल था।
अब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया मान लो बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ घुस गया, तो ये क्या हो गया, अब ये इंडियम में नेगेटिव चार्ज आ गया, इंडियम क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, इंडियम बिकम नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, इंडियम नेगेटिव हो गया। इंडियम जब नेगेटिव हो गया तो ये इंडियम नेगेटिव है और होल खत्म हो गया आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, होल को खत्म कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन होल को खत्म कर देगा और इंडियम नेगेटिव पॉजिटिव प्रोड्यूस कर देगा, इंडियम नेगेटिव को प्रोड्यूस कर देगा। तो आपके इस जंक्शन के इस साइड आपके होल जो है खत्म होना शुरू हो जाएंगे और इंडियम प्रोड्यूस नेगेटिव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस साइड आपका इंडियम बन जाएगा नेगेटिव, या जो भी आपका होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और होल वहां पे बहुत कम होंगे, लगभग नेग्लिजिबल। केवल कहां पे, लेयर के पास, इस जंक्शन के पास, पीछे तो इतना ज्यादा पहुंच नहीं पाएंगे ये, तो पीछे आपके जैसे होल थे एज इट इज, होल तो रहेंगे ही रहेंगे, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है। ये हुआ इस साइड, इस साइड पी साइड। एन साइड क्या होगा, उल्टा होगा, एन साइड को होल जंप कर रहा है, तो होल जंप करेगा तो प्लस चार्ज लेके आएगा, प्लस चार्ज लेके आएगा तो वो उस जो एटम होगा उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज एटम इकट्ठे हो जाएंगे आपके। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी की तरफ लगाई तभी ऐसा बता रहे हो आप? नहीं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाई नहीं मैंने, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी नहीं ना, अभी तो ये केवल कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने लगाया नहीं ना अभी कुछ, अभी तो ये केवल कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है ना आपका, जैसे आपकी भाई गैस जब फ्लो करती है तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण तो फ्लो कर जाती है, जैसे इंक पानी में डालोगे तो फैल जाएगी ना, उस टाइप का केस हो रहा है अभी तो, केवल एक तरफ आपके होल एक्स्ट्रा थे, एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो एक कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण लेफ्ट और राइट को मूव कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण है ओनली, क्लियर। इसमें डाउट है अभी, ये क्लियर है? क्लियर है। ओके, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द होल है, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ, इसके बाद अगर देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकती है, फ्लो ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन होगा दोनों साइड, फ्लो ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्लो ऑफ होल इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, इस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन हो रहा है किसके कारण, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। आप केमिस्ट्री से रिलेट कर पा रहे होगे इसे, डिफ्यूजन करंट, वहां पे डिफ्यूजन होता है ना गैस का, ऐसे यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण आपका डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी डिफ्यूजन करंट की, पी टू एन। होल आपके पी से एन जा रहे हैं और हम प्लस के डायरेक्शन में लेते हैं या नेगेटिव से अपोजिट लेते हैं तो पी टू एन, तो ये डिफ्यूजन करंट होगा, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, आपके जंक्शन के आसपास होल खत्म हो जाएंगे, जंक्शन के आसपास होल वाइप आउट हो जाएंगे, मैं ये बोल सकता हूँ, होल एंड इलेक्ट्रॉन, होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन विल disappear near the junction, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और वाइप आउट हो गए, नियर द जंक्शन हमारे पास ये नहीं हुए। अच्छा, अब क्या होगा, आपने क्या बोला, करंट कहां से, पी से एन, ठीक है। ये समझ में आया, इतनी बात समझ में आई अब तक की जो चलिए कहानी पूरी? यस सर। ओके, अब देखो, आपने बोला कि करंट कहां से, पी से एन, पी से एन अगर करंट है, पी से एन, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये होल यहाँ पे आए थे एन साइड को तो इन्होंने प्लस चार्ज बना दिया, और इन्होंने यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट करा, बाकी आपका क्रिस्टल न्यूट्रल है, लगभग न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा,
इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? सर एन एन के से राइट पी। साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक चीज में आपको बताना पे रह गया, ये जो जहां पे हमारे होल और इलेक्ट्रॉन नहीं होते, होल और इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो जाते हैं, इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं, हमें बोल सकते हैं कि होल और इलेक्ट्रॉन डिप्लीट हो गए, डिप्लीट मतलब खत्म हो गए, तो इसको हम बोलते हैं पूरे रीजन को डिप्लीशन लेयर, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब होल और इलेक्ट्रॉन आपके खत्म होंगे तो डिप्लीशन लेयर विल फॉर्म। सर यहाँ पे होल्स खत्म कहाँ हुए हैं, वो तो बस मूव कर गए ना यहाँ पे तो जैसे। खत्म हो गया ना, इस रीजन में अगर देखें, इस रीजन में देखो जो आपके होल थे अब होल नहीं है ना यहाँ पे, यस इस सर। जो होल था उसको सर इलेक्ट्रॉन लेकिन ने वहां आके, पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना फिर। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस चार्ज है ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये माइनस चार्ज क्या है, ये इंडियम पे माइनस है, ये एटम नेगेटिव हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इस पे घुसा हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव एटम में फर्क है। जैसे भाई मैं बोलूँ कि कैल्शियम 2+ और फ्री होल, इन दोनों में फर्क है ना। या मैं बोलूँ भाई कि आपका कोई नेगेटिव Cl नेगेटिव और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों में फर्क है। यस सर। तो यहाँ पे जो है ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपके नेगेटिव आयंस हैं, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं, ये फ्री होल नहीं है, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे होल नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, समझ में आई बात? सर लेकिन अभी तो आपने कहा था कि वो माइग्रेट करके वहां गए, मतलब कंसंट्रेशन बेस पे। हम्म। तो तो क्या होगा, वो ये होगा कि भाई जब यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होल, पहले होल थे ना पी टाइप में, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो इस होल में घुस जाएगा, तो होल तो खत्म हो गया ना, ये क्या बन गया अब, ये होल तो खत्म, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। मैं आपको ये तो समझा रहा था अभी, भाई जब आपका ऐसा केस था, ये इंडियम है मान लो, और ये यहाँ पे खाली था, और यहाँ सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था, सॉरी, सिलिकॉन यहाँ पे था, और ऐसे यहाँ पे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें चार चार इलेक्ट्रॉन आपके वो बन रहे थे, मैंने दो दो का पेयर बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिलिकॉन था, यहाँ पे होल था। अब क्या हुआ, मान लो इस साइड से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, इस साइड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ये कोई आ गया इधर को, तो ये आने का क्या होगा, ये आके इस होल में घुस जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये होल में घुसने वाला क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ एक और बढ़ा दिया, ठीक है, तो होल तो खत्म, होल तो गए, बचा ही नहीं। अब क्या बचा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे तो अब क्या हुआ, ये पूरा बना के एक नेगेटिवली इंडियम बन गया, इंडियम माइनस ऐसा बन गया ये, तो होल तो है ही नहीं यहाँ पे, होल खत्म हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे होल खत्म हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया? यस सर। ओके। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे सिंबल जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं माइनस के ऊपर सर्कल बना रहा हूँ, और जब मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ तो मैं केवल डॉट बना रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में और इसमें यही फर्क है, चार्ज दोनों का नेगेटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये है, ये आपका एटम है, नेगेटिवली एटम है, ये जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं इनको डॉट से दिखा रहा हूँ, इसको मैं सर्कल से दिखा रहा हूँ। ऐसे मैं होल को जो है ब्लैंक गोल बता रहा हूँ बस, लेकिन जब मैं पॉजिटिवली चार्ज उसको दिखा रहा हूँ तो मैं प्लस उससे दिखा रहा हूँ, तो ये होल और इसमें डिफरेंस है, क्लियर? यस सर। ओके। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा हमारा, वो इधर से इधर को प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आपका जो करंट आ रहा था, उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा, जो आपका करंट आ रहा था यहाँ से पी टाइप से आपका जो होल आ रहे थे, उनको ये अपोज करेगा, और ये अपना करंट एक प्रोड्यूस कर देगा, ये उल्टा करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ अपोजिट करंट, दिस विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ अपोजिट करंट, ठीक है। वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इन डिप्लीशन लेयर, which opposes diffusion current.
है ना. और वी कैन से इट क्रिएट्स ओन करंट, तो वी कैन से विच क्रिएट्स अपोजिट करंट नोन एज ड्रिफ्ट करंट. उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट. तो दो करंट है यहाँ पे. नोन एज ड्रिफ्ट करंट. ठीक है. तो एक आपका डिफ्यूजन करंट था, एक ड्रिफ्ट करंट था. टी इक्वल टू 0 पे कौन ज्यादा होगा, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ज्यादा होगा. और इक्विलिब्रियम में क्या होगा? बराबर। बराबर. वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां पे ये दोनों करंट बराबर हो जाएंगे. फिर क्या होंगे, फिर ना तो कोई नया होल बनेगा और ना तो कोई नया इलेक्ट्रॉन वो होगा. या फिर आप बोल सकते हो जितने नंबर ऑफ होल बनेंगे उतने यहाँ पे टूटते भी जाएंगे. उतने ही होल आपके, जितने आपके खत्म होंगे होल उतने ही होल बनते जाएंगे. तो दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने होल बनेंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर उतने ही होल वो खत्म भी कर देंगे. तो एट इक्विलिब्रियम दोनों करंट आपके बराबर हो जाएंगे. आई ड्रिफ्ट डिफ्यूजन सॉरी इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, है ना. शुरू में क्या था, डिफ्यूजन करंट ज्यादा था क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा थी, तो करंट फ्लो हो रहा था. बाद में क्या हुआ कि ये अपोजिट एक बैरियर बैरियर खड़ा हो गया, अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ा हो गया. इसने उसको रोकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वैल्यू कम होते होते आई ड्रिफ्ट जो है आपस में बराबर हो जाएगा और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो यहां तक हमारी डिप्लीशन लेयर बनना कंप्लीट हो गई. तो हमारी डिप्लीशन लेयर बन गई. तो डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया. अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस हो गया. तो वी कैन ऑल्सो से इट इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें कि हायर पोटेंशियल किस साइड को होगा, एन साइड या पी साइड. अगर मैं इसको एक बैटरी मान लूं तो किस साइड को हायर पोटेंशियल होगा? एन एन साइड साइड। में क्या प्लस चार्ज है, तो हायर पोटेंशियल, और इधर को लो पोटेंशियल. ठीक है. तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसे हम बोलते हैं वीबी, जिसे हम बोलते हैं वीबी. वीबी इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल बैरियर. वीबी का मतलब है पोटेंशियल बैरियर. इसने एक बैरियर क्रिएट कर दिया जो कि जो मेजोरिटी आपके मूव कर रहे थे, मेजोरिटी कैरियर जो इधर को आ रहे थे, उनको रोकने का काम शुरू कर दिया. तो इसे हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर. ठीक है. तो या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में बात कर लो या पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में बात कर लो. इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में बात कर सकते हैं. तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर हमारा एक प्रोड्यूस हो गया. तो यहाँ पे हमारी डिप्लीशन लेयर ये बन चुकी है. ये रीजन हमारा डिप्लीशन रीजन है. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे डिप्लीशन सॉरी बैरियर वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं. ठीक है. तो ये अब तक ऐसे ऐसे हुआ. ये क्लियर हुआ सबको इतना? ये क्लियर हुआ कि पहले हमारा जो करंट वो था, चार्ज मेजोरिटी चार्ज मूव कर रहे थे, उसके बाद वहां पे जो है क्योंकि आपका प्लस चार्ज कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई, उसने उसको अपोज करना शुरू किया और एक लिमिट के बाद आके आपका ये करंट रुक जाएगा पूरा. आपके जो मेजोरिटी डिफ्यूजन करंट है रुक जाएगा या एक बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट के. तो यहाँ पे हमारी डिप्लीशन लेयर बनना कंप्लीट हो गई. तो ये इतनी चौड़ी नहीं बनेगी डिप्लीशन लेयर, कुछ बहुत थिन बनती है, लेकिन हम दिखा रहे हैं डायग्राम में चौड़ी थिन बनती है, काफी मिलीमीटर ऑफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर में बनती है, काफी छोटी होती है. तो इसे हम बोलते हैं दिस थिंग. तो ये क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हुआ? राइट. देखो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ना, क्लियर यहाँ पे ना हो क्योंकि सब चीज यहाँ पे इसमें लिंक है. तो एक चीज अगर आपको क्लियर होगी तो फिर अगली क्लियर होगी, अगली क्लियर होगी तो अगली क्लियर होगी. तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत बता देना कि सर प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, है ना. अच्छा जी. अब मेरा पोटेंशियल बैरियर भी क्रिएट हो गया, तो मेरा काम हो गया. ठीक है. अब थोड़ा सा पहले इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनी है इसके अक्रॉस अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा इसमें.
वैल्यू कैसे वेरी करेगी उसकी, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी, और चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करेगी। अच्छा, खत्म हो गया, ऐड करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। ओके, अब आगे स्लाइड हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि इसके अक्रॉस डिप्लीशन लेयर जो आपकी बनी, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वेंसिटी कैसे वेरी करेगी, चार डेंसिटी हमें देखना है ना। तो ये पी टाइप एन टाइप, और ये आपका डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। ओके, पहले हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करेगी। चार्ज डेंसिटी, तो देखो इस तरफ तो ये न्यूट्रल है, इसमें कई सारे होल है लेकिन ये न्यूट्रल है, तो चार्ज डेंसिटी 0 मानेंगे। इस तरफ भी इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ होल हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो यहाँ भी डेंसिटी 0 मानेंगे। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, या प्लस चार्ज है आपके क्योंकि, और यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस है। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ तो 0 होगा, इस साइड को इधर भी 0 होगा, लेकिन बीच में यहाँ डिप्लीशन लेयर आएगी, वहां पे इधर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ इस तरह का मेरा ग्राफ बनेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बात क्लियर है यस सबको? समझ रहा हूँ। राइट, राइट। अच्छा, अब मैं दो चीजें और बात करनी है मेरे को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अक्रॉस कैसे वेरी, मैंने उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा, वो मुझे देखना है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, फील्ड का आपने डायरेक्शन तो बता दिया मुझे कि इधर को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके या तो 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं यहाँ पे 0 बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को? सर ये मिड पॉइंट पर। मिड पे मैक्सिमम होगा, और लेफ्ट और राइट में 0 होगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? क्यों क्यों मिड में मैंने यस मैक्सिमम मिड में मैक्सिमम क्यों माना है, क्लियर हो रहा है सबको? मिड में मैक्सिमम क्यों होगा, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पे मैक्सिमम होगा, ये बात समझ में आ रही है सबको? नहीं, मैं यस सर। रीजन नहीं बताया इसका, मैं खुद ही, मैंने तो कोई रीजन नहीं बताया, पर आप लोगों को समझ में खुद ही आ रहा है। अच्छा, क्यों होगा बताओ फिर। सर अगर हम वो फॉर्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो मिडिल में आर सबसे कम पॉजिटिव और नेगेटिव नो, चार्ज के बीच में। नो, बहुत सही नहीं है। मैंने ठीक बोला, आपने लगभग लगभग ठीक है, लेकिन पूरा सही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर हैं, और ऐसे माइनस चार्ज की भी लेयर होंगी डिप्लीशन लेयर में, ऐसी है डिप्लीशन लेयर। आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बना हुआ है एक्चुअली किताबों में, वो ऐसा बना हुआ है। यहाँ तो 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ भी 0 है, केवल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ को है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नीचे बनाऊंगा ग्राफ। तो कुछ किताबों में तो ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ट्राइंगल टाइप का, और कुछ किताबों में ग्राफ ऐसे बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई थिंक दिस इज मोर करेक्ट। दिस इज माई ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनना चाहिए एक्चुअली, वो मेरे ख्याल से ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। तो नीचे आपका जो है नीचे की तरफ को बनेगा एक तो, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और बीच में मैक्सिमम बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ बीच में मैक्सिमम क्यों है, यहाँ पे यहाँ मैक्सिमम क्यों नहीं है किनारा में, ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा भी। ठीक है, तो देखो, आपने एक क्वेश्चन किए हैं, जब प्लेट होती है ऐसी, उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। करा है ये? सर समझ गए आप। यस सर। ऐसी माइनस जब फील्ड होती है तो उसकी ऐसा होता है। ठीक है, अब मान लो मैं आप एक पॉजिटिव प्लेट रख दूं और एक पॉजिटिव यहाँ रख दूं, या मैं ऐसे नहीं बनाता डायग्राम, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे बनाता हूँ। एक प्लस प्लेट एक ही, एक प्लस प्लेट ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो एक इस प्लेट के कारण फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फर्स्ट के कारण इधर को होगा और सेकंड और थर्ड के कारण इधर को होगा। तो एक इस साइड को, दो इस साइड को। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूंगा तो फर्स्ट और सेकंड के कारण इधर को होगा, थर्ड के कारण इधर को होगा। तो यानी दो एक साइड को है, एक एक साइड को है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगा तो तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। या फिर अगर मैं यहाँ देखूं इस केस में, तो यहाँ भी मैक्सिमम हो सकता है, अगर प्लस प्लेट हो केवल, तो यहाँ भी मैक्सिमम हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम होगा। लेकिन मान लो केस ये है, हमारा केस तो ये है, यहाँ माइनस भी है साथ में। तो अब आपको पता है कि माइनस के कारण तो टुवर्ड द माइनस प्लेट होती है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो इन तीनों के कारण, ये प्लस प्लेट है मेरी, तीनों के कारण फील्ड इधर को होगा, और इन तीनों माइनस के कारण भी इधर को होगा। तो छह की छह प्लेट के कारण यहाँ फील्ड एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ हाँ ना, फिर मैं क्वेश्चन पूछूं। बताओ भाई, हाँ है तो। सर क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। एक मिनट रुको, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही आवाज आपकी। एक मिनट चेक करो भाई क्या। हाँ, आप लोगों को आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस सर। अच्छा, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये बता सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, E1 पे? इस केस में अगर ये छह प्लेट है ऐसी, तीन माइनस और तीन प्लस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, या कुछ और? या जीरो?
सर 0। 0 होगा, क्योंकि 3 प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इन 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द माइनस होगा, और इन 3 के कारण अवे फ्रॉम द प्लस होगा, माने अवे फ्रॉम द प्लस होगा, और ये इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इनफाइनाइट प्लेट मानते हैं हम लोग। तो नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के कारण इधर, 3 के कारण इधर, तो 0। E1 विल बी 0, ऐसी E2 भी 0 होगा। एग्री? यस सर। ठीक है। ऐसे कैपेसिटर में ऐसे तो होता है, आप लोग भूल गए क्या कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, मैंने आपकी 4 5 6 बना दी, वहाँ पे 2 होती हैं। 2 प्लेट में क्या होता है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज होती है प्लेट, ये माइनस होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बस। यहाँ तो 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है, इसी कारण से तो होता है वो, यही तो रीजन है उसका भी। ठीक है। सर एक बार E2 वाला और बता दीजिए। E2 वाला 0 क्यों होगा? यस E2 वाला सर। आसान है भाई, देखो 3 प्लेट आपकी प्लस हैं, 3 माइनस हैं, और यहाँ पे फील्ड निकाल रहे हो, इसके कारण फील्ड किधर को होगा, फर्स्ट प्लेट के कारण इधर को, अभी और 2 के कारण भी इधर को, 3 के कारण भी इधर को, और 4 के कारण राइट लेफ्ट की तरफ। ऐसे ऐसे ऐसे, तो नेट फील्ड कितना हुआ? सर लेकिन वो जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो दूर भी तो है उस पॉइंट से, इसलिए उनका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम नहीं होगा। नो नो नो, हम लोग क्या मानते हैं, इनफाइनाइट प्लेट मानते हैं, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं फॉर्मूला क्या लिखते हैं उस टाइम पे, अच्छा समझ गया, भूल गया था मैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते इसलिए। हैं ना, यहाँ पे डी थोड़ी आता है, डिस्टेंस कहाँ आता है, आगे याद? यस सर, रिमाइंड हो गया। हाँ, तो देखो मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव के कारण था और ये नेगेटिव के कारण था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। अब समझ में आई बात, ऐसा ग्राफ क्यों बनाया मैंने? यस सर। सर यस। हाँ बताइए, कोई पूछ रहा है कुछ? सर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होने का क्या रीजन है? रीजन ये है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैंने यूजुअली हम इस डायरेक्शन को प्लस मानते हैं ना एक्स एक्सिस पे, जब ग्राफ आप एक्स वाई का बनाते हो तो आप इसको प्लस मानते हो, इसको प्लस मानते हो वाई को। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है आपकी, ये जो इंड्यूस हुआ है एन टू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एन टू पी है ना, प्लस से माइनस की तरफ को है ना, तो इसकी क्योंकि डायरेक्शन माइनस साइड को है, इसलिए मैंने इसका ग्राफ नेगेटिव माना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होगा ना कुछ। समझ में आया? ओके। तीसरा ग्राफ है पोटेंशियल का। अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा, तो पोटेंशियल किधर को हाई होगा, एन साइड या पी साइड? एन साइड। पोटेंशियल किधर को हाई होता है? हाँ, किधर को हाई होता है, इधर प्लस चार्ज होते हैं माइनस चार्ज होते हैं? प्लस। प्लस, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, तो यहाँ क्यू अगर प्लस होगा तो वी ज्यादा होगा, क्यू अगर नेगेटिव होगा तो माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो जिधर को प्लस चार्ज होंगे उधर को पोटेंशियल विल बी हाई है। प्लस चार्ज किधर को आ गए थे हमारे, एन साइड को आ गए थे, तो इस साइड को हमारा पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, और इस साइड को पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। ठीक है, और इन बिटवीन द डिप्लीशन लेयर पोटेंशियल विल डिक्रीज फ्रॉम अ पॉजिटिव वैल्यू टू अ नेगेटिव वैल्यू, ये ऐसे डिक्रीज करेगा। और इसके अच्छा, इसके बाद क्या होगा पोटेंशियल, इसके बाद तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई चार्ज आपका नहीं आ रहा वहाँ पे एक्स्ट्रा। या आप बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ई जो होता है वो डी वी बाई डी आर होता है। तो अगर ई 0 है तो डी वी विल बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ई 0 है ना, अगर ई 0 है तो यहाँ पे वी विल बी कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इट विल बी कॉन्स्टेंट। दिस इज द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द डिप्लीशन लेयर। ये आपका जो रीजन है पूरा डिप्लीशन लेयर की बात चल रही है पूरे।
ये सब ग्राफ आपका डिप्लीशन लेयर में है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ ये ग्राफ क्लियर हुआ पोटेंशियल वाला, या कोई डाउट है इसमें? बताओ भाई, क्लियर हुआ? कोई डाउट है? कुछ किताबों में ऐसे ही बना रखा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। क्लियर है सर। क्लियर, ओके। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एन साइड और पी साइड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है। इसका क्या नाम होता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या होता है? अभी पढ़ाया था मैंने। पोटेंशियल बैरियर। एग्जैक्टली करेक्ट, गुड। आयुष ने बताया। यस सर। ओके गुड आयुषी। इट इज पोटेंशियल बैरियर वीबी। जो ये वीबी है, यही तो वीबी है। और क्या है जो हमने वीबी यहाँ बनाया था? ये वीबी क्या चीज है? यही तो है दोनों बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों साइड का, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये है हमारा पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। तो आई होप अब आपको डिप्लीशन लेयर की प्रॉपर्टीज थोड़ा क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, चार्ज कैसे वेरी करता है, और पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। यस या नो? यस सर। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ये चैप्टर कंफ्यूज रहता है वॉइस सबको। ब्रेक हो रही है। ठीक है, चैप्टर बड़ा कंफ्यूज रहता है सबको। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। वॉइस ब्रेक हो रही है? रुको यार एक मिनट, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, ऐसे नेट कनेक्शन ठीक आएंगे फिर। एक मिनट रुको। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा जी। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, मैं कह रहा था कि आपको क्लियर हो गया होगा डिप्रेशन लेयर के अक्रॉस जो चीजें वेरी करती हैं। इतना क्लियर है? तो मैं कह रहा था स्टेप बाय स्टेप समझना है यहाँ पे। नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग, अगर एक बार कंफ्यूजन हो गया ना तो फिर ये हमेशा आपका कंफ्यूजिंग रहेगा चैप्टर, क्योंकि किताबें बहुत डिफिकल्ट है, किताबें पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा एकदम से। तो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े? यस सर। ओके। अच्छा, आगे नहीं, पहले पीछे बढ़ते हैं। एक चीज बताओ मुझे कि जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करेगी? थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर किस पे डिपेंड कर सकती है? मटेरियल पर। कंसंट्रेशन राइट डिफरेंस। राइट, गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। एक तो मटेरियल क्या है आपका, किससे आपने बनाया है। दूसरा, कंसंट्रेशन मतलब डोपिंग कितनी की है, डोपिंग का एक्सटेंट कितना है आपका, उस पर डिपेंड कर सकता है। और अगर फैक्टर लो तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो उससे ही फर्क पड़ सकता है। अच्छा, अगर डोपिंग ज्यादा करेंगे तो ये थिक बनेगी या थिन बनेगी? अगर डोपिंग ज्यादा करेंगे थिक। थिक बनेगी। तो इफ मोर डोपिंग, it implies that thick depletion layer। तो ये हमारी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस को बताता है कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है ज्यादा बनेगी आपकी, अगर डोपिंग ज्यादा है तो ऐसे होगा, है ना। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको समझते हैं। ये तो बन गया कि डिप्लीशन लेयर बन गई। अब डिप्लीशन लेयर पे जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, बाहर से जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो डिप्लीशन लेयर कैसे बिहेव करती है, ये हमें समझना है। डिप्रेशन लेयर कैसे बिहेव करती है, उसी पे सेमीकंडक्टर की सारी चीजें डिपेंडेंट है। ठीक है, उसको समझते हैं जरा कि बाहर से अगर आप जब कोई एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे इस पीएन जंक्शन पे, तो डिप्लेशन लेयर क्या होगी, उसको अपोज करेगी करंट को या सपोर्ट करेगी, और अगर अपोज करेगी तो ज्यादा अपोज कब करेगी, तो हमें देखना है। तो इसमें दो केस हो सकते हैं आपके। आई मैं इसका नाम लिख दूंगा। पहला केस देखते हैं। पहला केस यह है कि
आइए मैं नाम नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पहले समझा दूं तो आप खुद समझ जाओगे नाम ऐसा क्यों है इसका। पी साइड, एन साइड, और आपने पी साइड को जोड़ दिया एक बैटरी से, मैंने इस पूरे को एक बैटरी से जोड़ा और आपने पी साइड को प्लस टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, एन साइड को माइनस से जोड़ा। पी साइड में जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो होल हैं और इनको हम मानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, हालांकि होते नहीं है। इधर इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिवली चार्ज है ना। होल वैसे पॉजिटिवली चार्ज ही मान सकते हो आप क्योंकि एक वैकेंसी है तो मान सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब जब आपने इसको बैटरी को यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ प्लस चार्ज लगा, आपने वोल्टेज लगाई या, और यहाँ पे माइनस वोल्टेज लगाई। अब ये प्लस वाला क्या करेगा, इस होल को यहाँ पुश करेगा और ये माइनस वाला जो होगा ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करेगा, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मैं डॉट से दिखाता हूँ ना, क्योंकि मैं माइनस से तो दिखा रहा हूँ आपके जो आयंस हैं, तो मैं डॉट से दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप जब दोबारा देखोगे तो। ओके, तो ये माइनस वाले को यहाँ पुश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करेगा माइनस वोल्टेज, और प्लस वाली वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करेगी। जब ये ऐसे पुशिंग होगी तो आपको क्या लगता है डिप्लीशन लेयर की थिकनेस में कोई फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस? डिप्लीशन लेयर क्या थी हमारी? डिप्लीशन लेयर हमारी थी जहाँ पे कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई भी होल ना हो, उसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते थे। तो ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इस केस में बढ़ रही है, घट रही है? जब ये इधर को होल पुश हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर को पुश हो रहे हैं। सर बढ़ेगी। माने आप बोल रहे हो कि ये जो रीजन है बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ के ऐसे हो गई? मेरे हिसाब कम से तो होगी। बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी बताओ रीजन क्योंकि सर एन जंक्शन से गोविंद। इलेक्ट्रॉन को लिए जाएंगे तो फिर पी जंक्शन से होल होंगे, हम्म, वो फिर क्या कहते हैं एन जंक्शन की तरफ आना चाहेंगे। हम्म, हाँ वहां तो आप आगे की बात तो बाद में, पहले जब यहाँ पहुंचेंगे ये, यहाँ पे क्या था आपके? यहाँ पे होल थे क्या अभी? पहले होल कहाँ पे थे? होल इसके बाद थे ना, होल यहाँ पे थे ना। यहाँ तो होल थे नहीं यहाँ पे। अब आपने होल को यहाँ पुश किया तो होल यहाँ नहीं आ जाएंगे? कुछ होल यहाँ नहीं आ जाएंगे आपके? यस सर। तो जब होल यहाँ पे आ गए तो डिप्रेशन लेयर थोड़ी रह गई फिर ये। यहाँ तो होल आ गए, हम तो डिप्रेशन लेयर को डिफाइन कैसे कर रहे थे कि यहाँ पे होल ना हो, फ्री होल ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे यहाँ से, इस साइड से इस तरफ को। तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होगी इस केस में? डिक्रीज। अभी डिक्रीज होगी, है ना। अभी जंप नहीं कर रहा है अभी। जो हम ये माने हमने जो पोटेंशियल लगाया है वो पोटेंशियल बैरियर से जंप नहीं कर पा रहा वहां पे। अभी केवल ये केवल अपने इधर आ गया, बस अपने अपनी साइड को आ गए। तो आपकी जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस होगी वो क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर आपकी जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। आपने जब प्लस को इधर लगाया तो आपने प्लस चार्ज को इधर को धकेला, और माइनस को इधर लगाया तो माइनस को इधर को धकेला टुवर्ड द जंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हमने मैंने टुवर्ड द जंक्शन उसे बायस किया। किसको? डायोड को। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी ऑफ पीएन जंक्शन। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ? फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ कि भाई आपके मेजॉरिटी कैरियर पुश्ड टुवर्ड जंक्शन, इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और इस केस में हमारा क्या हुआ कि हमारा डिप्लीशन लेयर की थिकनेस घट गई। डिप्लीशन लेयर बिकम थिनर। जितनी आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वो बन जाएगी थिनर, और अगर बहुत ज्यादा बनाई तो फिर क्या होगी? जीरो हो जाएगी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस, है ना। जीरो हो जाएगी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस। यस सर। ओके, अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान दो कि ये प्लस आपने लगाया और ये माइनस लगाया, तो जो एक्सटर्नल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन किधर को होगी?
पी से एन या एन से पी? वो तो पी से एन होगी ना। एक्सटर्नल किधर को होगी और इंटरनल की? इंटरनल की इंटरनल की भी सही यही होगी क्योंकि होल उस तरफ जा रहे हैं। होल तो इधर को, होल ऑलरेडी कैसे था? डिप्लेशन लेयर क्या होती है? डिप्लेशन लेयर में यहाँ प्लस होता है ना, मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे, यहाँ प्लस होता है ना होल डिप्लेशन लेयर में, और यहाँ माइनस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होता है इसमें? अभी तो आपने बताया थोड़ी देर पहले। वो तो अब तो रिवर्स होगी। इसके, हाँ, इसके कारण जो एन से पी। इंटरनल तो नेगेटिव होती है, तभी तुमने ग्राफ नेगेटिव नहीं बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव होगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और मैं मान रहा हूँ कि उसकी वैल्यू अभी कम है इंटरनल के मुकाबले, इसलिए आपकी डिप्लेशन लेयर अभी बनी हुई है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। ये बात क्लियर समझ में आती है? ये बात क्लियर है कि दोनों अपोजिट होंगे? यस सर। ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि देखो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है या आपने वोल्टेज लगाई, ये क्या करेगी? इसको मेजॉरिटी कैरियर को मूव करने की कोशिश करेगी, तो करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी इस सर्किट में। इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो आपका ये इंटरनल फील्ड है ये इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ये इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये करंट को वैल्यू उतनी होने देगा जितनी की होनी चाहिए, उससे थोड़ा कम होगी वैल्यू, तो इसको अपोज करेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये कौन से करंट को, एक मिनट, हाँ, ये है, ठीक है। अच्छा, अगर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो गई तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ आप पहले ऐसे बना रहे थे, आप बोल रहे थे यहाँ पोटेंशियल बहुत हाई होगा और यहाँ पोटेंशियल इस साइड को लो होगा, आपने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था। अब जब इसकी थिकनेस कम हो गई, यानी ये यहाँ पुश हो गए, ये यहाँ पुश हो गए, तो थिकनेस कम हो गई, तो आपको क्या लग रहा है ये जो पोटेंशियल था, ये वाला पोटेंशियल ये घटेगा या बढ़ेगा? प्लस साइड वाला जो पोटेंशियल था ये वाला, ये घटेगा या बढ़ेगा जब इधर को इलेक्ट्रॉन पुश कर दिया आपने? इधर को आपने इलेक्ट्रॉन पुश कर दिया, घटेगा यस जब सर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पुश करोगे। ऐसी जब आप यहाँ पे आपके प्लस साइड थी, सॉरी यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज थे, आपने यहाँ पे होल पुश कर दिए, तो ये क्या होगा? ये वाला बढ़ जाएगा, नेगेटिव वाला कम होता है, जब होल पुश करोगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। बताओ डियर। तो ये सर ग्राफ, नेगेटिव वाला भी थोड़ा पॉजिटिव की साइड में जाएगा क्योंकि होल को उस तरफ पुश किया जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो है पॉजिटिव वाला घट के ऐसे बन जाएगा आपका ग्राफ। मतलब सर सिंपल बात ये है कि पोटेंशियल बैरियर कम होता जाएगा। यस यस, आपने पकड़ लिया कंक्लूजन में कहाँ आना चाह रहा हूँ, मैं यही आना चाह रहा था। ठीक है। तो आपका जो इनिशियल पोटेंशियल बैरियर था वो अब कम हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल बैरियर मेरा वीबी जो था, वो वीबी था केवल इंटरनल, उसके कारण जो इंटरनल आपका फील्ड लग रहा था उसके कारण एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया था वीबी। लेकिन आपने क्या किया? बाहर से एक और वोल्टेज लगा दी वी की, उसके कारण इसका जो ये है ये माइनस हो जाएगा। तो अब जो बचेगा आपका पोटेंशियल बैरियर, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अब बचेगा वो इतना, विच इज वी बी माइनस वी। तो पोटेंशियल बैरियर अब कम हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है ये बात कि पोटेंशियल बैरियर यस हमारा सर। कम हो जाएगा, है ना? किस केस में? फॉरवर्ड बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग चल रही है हमारी, पोटेंशियल बैरियर हो गया कम, तो करंट को फ्लो करना क्या होगा? इजी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा? इजी। अगर इजी हो जाएगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप बायसिंग करते हो तो करंट को फ्लो करना इजी हो जाता है, जो आप एक्सटर्नल करंट को फ्लो कराना चाह रहे हो वो इजी हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं रिवर्स में क्या होता है। रिवर्स में डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों होता है?
यहाँ पे रिवर्स में क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। रिवर्स में क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। उल्टे का मतलब कि यहाँ पे लगा दोगे, पी साइड को लगा दोगे माइनस वाली बैटरी, माइनस वाला टर्मिनल, एन साइड को लगा दोगे प्लस वाला टर्मिनल। तो यहाँ पे उल्टा कर दोगे आप, तो उल्टा करोगे तो ऐसे लगाना पड़ेगा आपको, माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो मेजोरिटी कैरियर है यहाँ पे, इधर आपने क्या लगाया, माइनस। तो मेजोरिटी कैरियर क्या होंगे, टुवर्ड द जंक्शन मूव करेंगे, अवे जंक्शन मूव करेंगे। जो मेजोरिटी कैरियर इस साइड भी है, मेजोरिटी सर कैरियर ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ भागेंगे होल, मतलब जो अवे द फ्लो में जंक्शन। फंसी जाएगी। हाँ, होल टुवर्ड द इधर को भागेंगे, नेगेटिव की साइड को, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री करंट इलेक्ट्रॉन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे, तो आपकी जो डिप्लीशन लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, थिन हो जाएगी। थिक होती जाएगी। थिक, क्योंकि यहाँ से आपने चार्ज और हटा दिए दूर, तो और हटा दिए तो आपकी डिप्लीशन लेयर विल बिकम थिक, डिप्लीशन लेयर विल बिकम थिक। तो इस केस में डिप्लीशन लेयर विल बिकम थिक। आप समझ गए आप लोग कंसेप्ट। डिप्लीशन लेयर बिकम थिक, डिप्लीशन लेयर थिक बनेगी। अगर मैं पोटेंशियल का डायग्राम बनाऊंगा, ये बैटरी आपने जो बाहर से लगाई, अच्छा करंट फ्लो करना डिफिकल्ट हो जाएगा या आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। डिफिकल्ट हो जाएगा, आपने ही बोला था है ना। अब पोटेंशियल बैरियर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये पोटेंशियल क्या होगा, अब जो दोनों फील्ड होंगे आपस में सपोर्ट करेंगे। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड की, तो जो इंटरनल फील्ड है वो तो इधर को ही होगा अभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है आपके, तो इंटरनल फील्ड तो अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है इधर को, और एक्सटर्नल किधर को है, ई एक्सटर्नल, वो भी इधर को ही होगा। भाई ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो प्लस से माइनस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं है। तो आपका जो पोटेंशियल का जो बैरियर था, जो कि कुछ ऐसे था, इस साइड को पोटेंशियल अब बढ़ जाएगा, इस साइड को पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इधर को आ जाएगा और ये ग्राफ और नीचे चला जाएगा। तो अब जब इनको जोड़ोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो आपको जो अर्लियर पोटेंशियल डिफरेंस था, इट वाज वीबी, और जब आपने रिवर्स बाइसिंग करी, रिवर्स बाइसिंग करी, तो अब जो पोटेंशियल बन जाएगा वो बन जाएगा वीबी प्लस बी। इसमें प्लस हो जाएगा, उसमें माइनस हो रहा था पिछले केस में, इस केस में प्लस हो जाएगा। दिस इज योर न्यू पोटेंशियल, और ये न्यू, इसको न्यू पोटेंशियल बैरियर बोल सकते हो। ये आपका न्यू पोटेंशियल है एन साइड का, ये वाला ओल्ड था, है ना। ये बात समझ में आई। यस सर। ओके, तो पोटेंशियल बैरियर will increase, current flow will be difficult, will be very difficult। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो बहुत डिफिकल्ट होगा, जो मेजॉरिटी कैरियर का जो करंट फ्लो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो करंट बहुत कम फ्लो करेगा, और आप देखोगे जब आप करंट नापेंगे ना यहाँ पे रिवर्स बायस में, तो हम यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगाएंगे, माइक्रो एमीटर। जब हम फॉरवर्ड बायस में नापेंगे करंट यहाँ पे, तो वहां पे आप लगाओगे मिली एमीटर, यहाँ पे आप लगाते हो मिली एमीटर, मिली वाला, क्योंकि यहाँ करंट थोड़ा ज्यादा होता है, और यहाँ करंट क्योंकि बहुत कम होता है, तो आपको माइक्रो एमीटर लगाना पड़ता है। और
फॉरवर्डिंग बायसिंग में करंट फ्लो कराने के लिए आपको बैटरी भी हैवी लगानी पड़ती है, हमें हैवी बैटरी लगानी पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हैवी बैटरी बनाई है, यहाँ पे मैंने थोड़ा 2 ही सेल बनाए थे केवल। तो ऐसा कुछ होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ रिवर्स बायसिंग। तो आई होप कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्लियर हो गई सबको। एक बार यस बोल दो भाई, क्लियर हो गया तो। यस सर। बाकी लोगों को, आयुषी एंड अदर पीपल यस सर। इन द क्लास, बाकी लोग भी है ना, जतिन, सॉरी जीतन है, गोविंद, सॉरी कुणाल है, मयंक है, मेघा है, संचिता, श्याम, सोमिल, स्वाति, यस उषा। सर। क्लियर हुआ सबको? ओके गुड। बाकी बच्चों को? यस यस सर। सर। एक मिनट यार, पानी पी लूं बस। ओके तो अब आपको मैं बताता हूं कि करंट आपका जो फ्लो करता था वो एक हम क्यों बोले थे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। आपने देखा जब इधर को आप बाइसिंग कर रहे हो तो करंट आपका इजीली फ्लो हो सकता है। किधर को? जब आप बाइसिंग फॉरवर्ड कर रहे हो, यानी पी को प्लस टर्मिनल से जोड़ रहे हो। लेकिन जब यहां पे आप कर रहे हो तो करंट इजीली फ्लो नहीं हो सकता, यानी करंट फ्लो इसमें केवल एक डायरेक्शन में हो सकता है, एक बाइसिंग में हो सकता है। तो हम डायोड को जो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसको हम मानते हैं कि ये हमारी पी साइड है और ये हमारी एन साइड है, ठीक है। इसको ऐसे मान सकते हो कि ये पी साइड है, ये एन साइड है। वैसे अगर फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो मैं ऐसे जोड़ूंगा तो मेरा करंट फ्लो कर जाएगा। अगर आप इसको सेम डायोड को उल्टा जोड़ दो तो करंट फ्लो विल बी वेरी नेग्लिजिबल और वी कैन से करंट विल बी जीरो। तो ये एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, एक में नहीं कराता है, इसलिए हम कहते हैं इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने इसका सिंबल एक डायरेक्शन में ऐसे बनाया है, ठीक है। दिस इज अवर सिंबल ऑफ डायोड। ओके ठीक है, तो ये हमारा डायोड है। तो जो आपको कहता है कि डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर में, अब आपको क्लियर हो गई होगी क्यों होती है। ये चीज कंडक्टर में नहीं हो सकती थी, ऐसा जो हमने यहाँ पे कर दिया, वो केवल सेमीकंडक्टर में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग करी और रिवर्स बाइसिंग करी तो इसके ग्राफ बना सकते हो आप कि आपने जो वोल्टेज लगाई और जो करंट लगाई वो कैसे कैसे वेरी करेगा। जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए वोल्टेज लगाई और जो करंट बढ़ा उसका वो कैसे कैसे वेरी करेगा, तो वो हम दोनों केस के लिए बना सकते हैं। तो हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका आपको तो डायग्राम पता होना चाहिए, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कैसे होगा, सॉरी डायग्राम कैसे होगा, मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे होगा, और दूसरा इसका ग्राफ कैसे होगा। तो दोनों चीजें देख लेते हैं। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे सीधा ये बोलेगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन, ये नहीं बोलेगा कि क्या पूछ क्या रहा है वो। तो आपको खुद ही बताना है कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। ठीक है, तो पहले तो सेटअप। सेटअप तो यार सिंपल है, फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है आपको। डायोड उठाओ और डायोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज भी नापनी है, तो एक तो पहले वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर लगता है अक्रॉस द डायोड, मैंने अक्रॉस द, पता ही आपको वोल्ट मीटर अक्रॉस लगता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के। इसको लगा दोगे यहाँ पे, पैरेलल में लगता है। पैरेलल में लगता है बिल्कुल। और एमीटर किधर लगता है फिर? सीरीज। और यहाँ पे मिली एमीटर लगेगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम मिली एमीटर लगा देंगे और
इसको एक बैटरी से अब जोड़ेंगे। बैटरी हमारी, क्योंकि हमें वोल्टेज बार बार चेंज करनी पड़ेगी, तो हम एक वेरिएबल बैटरी ले लेते हैं। उसको हम रियोस्टेट के थ्रू या किसी और के थ्रू एक वेरिएबल बैटरी बना सकते हैं। तो वी कैन मेक समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और ये सर्किट हमारा एक अब वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करेगा। तो ये तो हमारा हो गया सेटअप। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनल आपका प्लस करना पड़ेगा और ये माइनस, तब ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी आपकी, तब ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी आपकी। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस वोल्टेज का और इस करंट का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ देखो कैसे बनता है इसका। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। आपको ग्राफ किसके बीच का बनाना है, फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो आपका फॉरवर्ड करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है डिप्रेशन लेवल को थिन करती जाएगी, तो करंट पहले धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, सडनली एक पॉइंट आएगा जहां पे डिप्लेशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एकदम से जो है आपका चार्ज का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। एकदम से ग्राफ कुछ ऐसा शेप ले लेगा, एकदम से ग्राफ कुछ ऐसा शेप ले लेगा और ये ग्राफ यहाँ से लगभग लीनियर हो जाएगा और फिर आगे जाके कुछ ऐसा बन जाएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो इसका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको लग रहा होगा बिल्कुल जैसे आपके घुटने होते हैं, नी। इसको नी की टाइप का लग रहा है आपको, कि जैसे नी होता है आदमी ने वैसे घुटना बना लिया एक तरह का। तो इसको जो ये वोल्टेज होती है जहाँ पे कि ये एकदम से करंट बढ़ जाता है आपको, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज के बाद फॉरवर्ड बायसिंग में एकदम से करंट बढ़ जाता है, एकदम से करंट बढ़ जाता है आपका, इसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ओके, अब इसको देखते हैं रिवर्स बायसिंग में। यहाँ तो क्लियर है हमें कि ग्राफ बढ़ेगा एकदम से वो होगा। अब रिवर्स बायसिंग में जब आप करोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। फिर दोबारा वही, एक तो सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा, और दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो आपको पता ही क्या करना है। अब क्या, बैटरी उल्टा कर दो, डायोड को सेम रहने दो, डायोड को मत करो उल्टा, बैटरी को उल्टा कर दो। तो वही एक वोल्ट मीटर तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एमीटर, इस बार आपकी माइक्रो एमीटर चाहिए होगा कि करंट बहुत कम फ्लो करेगा, माइक्रो ही मेजर कर पाएगा उसे। और ये आपका कनेक्शन हो जाएगा बैटरी की तरह। फिर दोबारा आपको वेरिएबल बैटरी चाहिए, सॉरी इस बार नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा आपको, और हैवी बैटरी चाहिए होगी, हैवी बैटरी चाहिए होगी, नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे कुछ, तो आपको जो है वेरिएबल वोल्टेज मिल जाएगी, जो आपको वेरिएबल वोल्टेज चाहिए वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपकी वोल्टेज है और ये वोल्ट मीटर है, ये आपका डायोड है, ये है। अब ग्राफ कैसे बनेगा भाई रिवर्स बायसिंग का, रिवर्स बायसिंग का ग्राफ कैसे बनेगा। तो रिवर्स बायसिंग में दोनों चीज़ें नेगेटिव होंगी आपकी, करंट भी और वोल्टेज भी आप उल्टा लगा रहे हो, तो आपका जो करंट वगैरह और वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा। जो ग्राफ आपका बनता है, जैसे जैसे आप वोल्टेज को रिवर्स, करंट और रिवर्स वोल्टेज ले रहे हो ना, तो ये रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स बायस वोल्टेज बोल सकते हो।
और ये रिवर्स करंट है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आप बनाओगे तो क्या होगा, जैसे रिवर्स बायस आप बढ़ाओगे तो आपका रिवर्स बायस में बैटरी जो है वो करंट थोड़ा फ्लो कराएगी, और थिकनेस आपकी जो है डिप्लीशन लेयर की बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या होगा, जब वोल्टेज आप बहुत ज्यादा लगा दोगे, पहले तो क्या होगा, करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जैसे आप बैकवर्ड वोल्टेज लगाओगे तो करंट बढ़ेगा मान लो। लेकिन जब आपने मान लो इतनी हाई वो लगा दी, बैटरी लगा दी, बैटरी की वोल्टेज आपने इतनी हाई कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फाइनली कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल पेयर थे वो रप्चर हो जाएंगे, रप्चर होके ये होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देंगे, है ना। आपने इतना स्ट्रॉन्ग वोल्टेज लगा दिया या फिर इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका जो होगा मॉलिक्यूल पहले तो ऐसे बनेगा, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे फिर ये और ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि ये रप्चर हो जाएगा। तो जब आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा हैवी नेगेटिव वोल्टेज लगा दी, तो एक केस ऐसा आएगा कि आपके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल होंगे और रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, तो आपका एकदम से क्या होगा, बहुत हैवी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एक बहुत हैवी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं, ये करंट फिर ऐसे फ्लो करेगा, एकदम से करंट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, हमारा क्या हो गया, ब्रेक डाउन। और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहां पे हमारे ब्रेक डाउन हो गया सेमीकंडक्टर का। इसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम बोलते हैं, जो करंट यहाँ फ्लो करता है इस करंट का नाम होता है वी कैन से रिवर्स सैचुरेशन करंट। इस केस में जो ग्राफ आपका बन रहा है, जो आपकी ये रिवर्स या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इज इट क्लियर, दोनों फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई, दोनों ग्राफ वगैरह स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? यस सर। सर ये समझने नहीं यस आया, सर। इसमें तो आपको पता कॉम्प्लिकेट हो जाएगा करंट का फ्लो होना। हाँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उससे फिर क्या यहाँ प्रॉब्लम पर तो आएगी? एकदम से बढ़ गया। हम्म, इससे हमें फायदा होता है, इससे हमें नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। कैसे, कैसे फायदा होता है भाई? मान लो कि आपने कोई मैकेनिज्म बनाना है, आपने ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि मेरा जो सर्किट है, मान लो मैं सर्किट छोड़ देता हूँ अभी, मान लो घर में कुछ ऐसा बनाना है आपको कि भाई अगर मेरा वोल्टेज एक पॉइंट से ज्यादा बढ़ गया तो मुझे एकदम से अलार्म बज जाए, मेरा मेरा अलार्म बढ़ जाए। तो इस केस में क्या होगा, जैसे वोल्टेज एक पॉइंट से ज्यादा बढ़ेगा वैसे ही आपका करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगा और हो सकता है आपका अलार्म बज उठे। अब आप इसको वोल्टेज को ऐसे समझो कि वोल्टेज कैसे बढ़ेगी, आप मान आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो कि गर्म होने पे वोल्टेज बढ़ाता है। अब अगर गर्म होने पे वोल्टेज बढ़ाता है, तो जब आपकी मान लो घर में कोई फायर हो गया, फायर इंसिडेंस हो गया, तो फायर इंसिडेंस में गर्म हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी, एकदम से करंट बढ़ जाएगा, तो आपका अलार्म बज उठेगा। तो इसको हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं इस केस में से। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं डिफरेंट टाइप के, समझ में आया? यस सर। दूसरा ये जो ब्रेक डाउन है ना, बच्चे सोचते हैं ब्रेक डाउन हो गया तो सेमीकंडक्टर खराब हो गया, खराब नहीं हुआ, उसके बॉन्ड अभी ब्रेक हो गए एकदम से, तो सॉरी, बॉन्ड ब्रेक हो गए उसके, तो क्या हुआ कि अभी तो इलेक्ट्रॉन और होल ब्रेक हो गए, लेकिन जैसे ही आप दोबारा वोल्टेज को जीरो करोगे या कम करोगे, वैसे क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, है ना, होंगे नहीं होंगे कंबाइन आपस में? भाई वो फ्री थोड़ी रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इतना सारा नेगेटिव चार्ज हो, इतना सारा होल, वो आपस में दोबारा कंबाइन हो जाएंगे और दोबारा आपका सेमीकंडक्टर क्या होगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो भी ब्रेक डाउन आता है आपका, होता है आपका,
इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, इट इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। इससे सेमीकंडक्टर खराब नहीं हो रहा, सेमीकंडक्टर इज जस्ट उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी थोड़ी देर के लिए, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया। लेकिन जैसे आप उसकी वोल्टेज ठीक करोगे फिर वो दोबारा सेमीकंडक्टर बन जाएगा। समझ में आई बात? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में कई बार जो बोलता है कि आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, मैं रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर होता है तो R इक्वल टू V बाई आई होता है। इस केस में अगर मुझे मान लो रेजिस्टेंस निकालना हो, जहाँ पे कि आपका वेरी कर रहा है, बार बार करंट भी वेरी कर रहा है और वोल्टेज भी वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस निकालेंगे उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डायनामिक रेजिस्टेंस। उस केस को हम क्या बोल सकते हैं? उस रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं हम? डायनामिक रेजिस्टेंस। वो कितना हो सकता है? चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। जैसे मैं यहाँ पे अगर ये 2 पॉइंट ले लूँ तो मैं 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट पे निकालना डिफिकल्ट है। आई कैन से दिस इज माई टेन थीटा, तो ये जो होगा डेल्टा आई और ये डेल्टा वी होगा। तो मैं लिखूंगा डायनामिक रेजिस्टेंस। इस केस में मैं डायनामिक रेजिस्टेंस निकालता हूँ। अब एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। डायनामिक रेजिस्टेंस जो होगा मेरा आर डायनामिक, वो होगा चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट का रेशो। ठीक है, इस केस में वी कैन फाइंड आउट द डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है। चलो जी, सर नोट करना था, थोड़ा पीछे कर दीजिए। यहाँ पे ओके सर। सर इसका रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट नहीं होगा फिर? नहीं, इसका रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा हर जगह पे, इसका क्यों चेंज होता रहेगा, सारी चीजें तो वेरी करेगा, है ना। यहाँ पे लगभग वैसे स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन हर जगह पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और परफेक्टली स्ट्रेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे निकालोगे कुछ और आएगा डायनामिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे निकालोगे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, वेरी करेगा। तो जब ऐसा कोई एक ग्राफ आपका बनता है जहाँ पे वेरी कर रहा होता है, वहाँ पे हम डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता आपका। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें एक ना जो नी वोल्टेज आपकी आई थी यहाँ पे, जो नी वोल्टेज आई थी, तो नी वोल्टेज में क्या हुआ था आपका? जब नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग, जब नी वोल्टेज आपकी आई थी यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ होगा? एकदम से करंट बढ़ गया था आपका। करंट क्यों बढ़ा था? क्योंकि आपने जब फॉरवर्ड बायसिंग की वोल्टेज लगाई थी उसने डिप्लेशन लेयर को क्या कर दिया? जीरो कर दिया होगा। डिप्लेशन लेयर को जीरो कर दिया होगा, तो वहां पे वोल्टेज आ गई। तो ये जो नी वोल्टेज आती है, इसकी जो वैल्यू है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, वो देखो कितनी है। जर्मेनियम के लिए 0.3 है और ये सिलिकॉन के लिए 0.6 से 0.7 वोल्ट होती है लगभग। ठीक है, तो ये नी वोल्टेज है। ठीक है, दो वोल्टेज की बात की, एक हमने किया था एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इज डिफरेंट। एनर्जी गैप तो केवल एक सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का डिफरेंस था। वो आपने याद किया था कि जितना भी आपका होता है ना, 0.7 होता है, 1.1 होता है, वो डिफरेंट था। ये है नी वोल्टेज की जो आपके पीएन जंक्शन बन रहा है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है, उसको खत्म करने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए, उसके जो बराबर डिप्लीशन लेयर के बराबर वोल्टेज चाहिए, वो आपकी है नी वोल्टेज। तो वो जर्मेनियम में इतनी होती है, सिलिकॉन में इतनी। तो आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है, जैसे आपने वाली वैल्यू याद की थी एनर्जी गैप वाली। ठीक है, नोट कर लिया ना वैल्यू? ठीक है, आगे चले। अब इसमें आपके दो टॉपिक बाकी हैं।
एक तो है डायोड का यूज एज ए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर पहले क्या होता है और डायोड को कैसे उसको यूज करते हैं, एक टॉपिक तो ये है। और एक आपका स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं। आप लोगों का यार वैसे कोर्स से वो भी हट गया, रेडियो एक्टिविटी वगैरह मैंने पढ़ा दिया था वो, लेकिन वो हट रखा है कोर्स से केवल। और जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी में भी अगर देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हटा हुआ है केवल। उसमें है वो क्या नाम बोलते हैं आपका मास डिफेक्ट वगैरह है कोर्स में। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को समझाना पड़ा क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो रहे थे। हालांकि रेडियो एक्टिविटी सर आप नीट चाहो तो में तो छोड़ सब सकते कुछ आएगा ना, कोई कोई बात नहीं। हो। अच्छा, अभी पता नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है आप तो इस बार नीट देने वाले हो ना। इस बार यस तो मुझे सर। डिफिकल्ट लग रहा है। सर इस बार मैं तो तो डिफिकल्ट चाहता लग हूँ रहा ना है सब कुछ आए, पूरा सिलेबस आए। पूरा है। नहीं, पेपर तो आप देखो यार टफ बनाएंगे इजी बनाएंगे, पूरा सिलेबस आता पूरा आता क्या आता। वैसे हटा देंगे तो नीट वाले भी मोस्ट प्रॉब्ली हटाएंगे, एक आधा को हो सकता है चीजें जोड़ छोड़ दें, पर सीबीएसई ने हटाया तो वो भी हटाएंगे। सर और बोर्ड्स को भी तो देखना पड़ेगा, जैसे आईसीआईसी और बिहार बोर्ड वगैरह। हाँ लेकिन वो मेनली सीबीएसई को फॉलो करते हैं यार, सीबीएसई वाले ही बैठे हैं वहाँ पे। अब बाकी बोर्ड ने भी कम किया होगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है बाकी बोर्ड ने नहीं किया होगा। सब जगह बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोर्स पीछे चल रहा है बहुत, सब स्टेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोर्स तो करेंगे डिलीट वो। तो डायोड एज ए रेक्टिफायर देखते हैं कि डायोड एज ए रेक्टिफायर है ना। तो रेक्टिफायर कौन होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। ये जो है एसी इंटू डीसी कन्वर्ट करता है, तो हम पीएन जंक्शन डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इसका सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम ये है, ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम है। ठीक है, रेक्टिफायर दो तरह के हो सकते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हाफ वेव की कर रहे हैं। तो ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो ये है, सॉरी ये जो डायग्राम है वो ये है। आपने यहाँ पे जो वोल्टेज आपने लगानी है वो आप यहाँ पे लगाओगे, एसी वोल्टेज। ये आपका एक सर्किट है, ये आपकी प्राइमरी कॉयल होगी P1, प्राइमरी कॉयल है ये, और एक आपकी सेकेंडरी कॉयल होगी। तो आप म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के बीच में करोगे। तो आपने यहाँ पे सेकेंडरी कॉयल बनानी है, सेकेंडरी कॉयल में कम बना रहा हूँ। तो ये किस तरह का ट्रांसफार्मर हुआ अगर मैं कम बना रहा हूँ सेकेंडरी कॉयल? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, किस तरह का स्टेपिंग ट्रांसफार्मर है? सॉरी, स्टेप स्टेपिंग डाउन। डाउन। स्टेप डाउन, गुड। तो मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज चाहिए वो कम चाहिए, नहीं तो मेरा डायोड जल जाएगा, क्योंकि डायोड जो ज़्यादा वोल्टेज ले नहीं सकता, तो मेरा डायोड जल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया। सर ये ठीक है, इसलिए डीसी में चेंज कर देता है क्योंकि ये रिवर्स में फ्लो होने ही नहीं देगा। हाँ, आधी बात तो ये है, आधी बात थोड़ा सा और है। आधा आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा तब जाके वो करेगा, है ना। ये आपका रेजिस्टेंस है सिंपल, ये आपका लोड बोल सकते हो, आपके तरह का लोड है। इसके अक्रॉस आप आउटपुट लोगे, इसके अक्रॉस आप आउटपुट लोगे। ये इनपुट है यहाँ पे एसी, और ये डीसी आउटपुट है। ठीक है,
अब ये काम कैसे करता है, अब ये जो है आपका काम करता कैसे है वो हमें देखना है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मान लो आपने इसको इनपुट लगाया, इनपुट मतलब आपने इसमें साइन वेव लगाई। आपका जो एसी करंट होता है वो साइन वेव की तरह होता है, एसी करंट जो होता है वो साइन वेव की तरह होता है। तो आपने यहाँ पे साइन वेव का इनपुट डाला इसमें। तो जब आपने इनपुट डाला साइन वेव का, तो इसको सेटिंग ऐसे करते हैं कि जब आपने इसमें पॉजिटिव वेव डाली, जब पॉजिटिव वेव डाली मान लो, तो पॉजिटिव वेव डालने पे ये, सॉरी, ये जो होगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जब पॉजिटिव वेव डालोगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। जब आपने पॉजिटिव वेव डाली, ये मान लो पॉइंट आपका ए है और ये बी है। तो जब पॉजिटिव वेव डाली, पॉजिटिव इनपुट वेव, तो ए हो गया पॉजिटिव और बी हो गया नेगेटिव। तो डायोड क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ, रिवर्स बायस हुआ इस केस में। और अगर मैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्योंकि हमने प्लस लगाया, तो कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, यस सर। डायोड कंडक्ट करेगा, रिवर्स में नहीं करता वो। डायोड फॉरवर्ड बायस, तो कंडक्ट करंट, जब करंट कंडक्ट करेगा यहाँ पे आई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं होगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा या नहीं होगा जब करंट फ्लो होगा। भाई पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, आई आर तो होता है, तो अगर आई है तो आई आर होगा नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, तो आपको आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा आई आर का, वी गेट आउटपुट, ठीक है। अब आपने मान लो डाल दी नेगेटिव वेव, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, अब ये सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। ए नेगेटिव हो जाएगा इस केस में, बी पॉजिटिव, डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो, करंट जीरो हो जाएगा। और अगर करंट जीरो हो गया, एक मिनट बच्चे होल्ड करना है, एक मिनट। एक मिनट चेक कर लो पहले। हाँ स्टूडेंट, आवाज आ रही है आप लोगों को, यस आवाज आ रही है सर। आप लोगों को? ओके ओके, थैंक यू। यस सर। कुछ, ओके ओके राइट। तो ठीक है, मैं क्या कहता जब डायोड को आप रिवर्स बायस, इस केस में रिवर्स बायस हो जाएगा तो आपका करंट जो है जीरो हो जाएगा। अगर करंट जीरो होगा तो आउटपुट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं होगा आर के अक्रॉस, नहीं होगा, नो क्योंकि सर। भाई आई नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट विल बी जीरो, आउटपुट विल बी जीरो, ठीक है। तो कुल मिला के अब तक जो कहानी आई आपकी, कुल मिला के अब तक जो कहानी आई आपकी, वो ये आई कि जब आप पॉजिटिव वेव डालते हो तो आउटपुट आता है, और नेगेटिव वेव डालते हो तो आउटपुट नहीं आता है, ठीक है। यानी ये अगर मेरा इनपुट है, मेरा आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे तो आउटपुट आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा आउटपुट। तो इसने क्या किया, केवल जो पॉजिटिव वेव थी उन्हीं को उठा के यहाँ लाया, उन्हीं को उठा के यहाँ पे लाया, नेगेटिव वाले साइकिल को उसने खत्म कर दिया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव
रेक्टिफायर, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अभी मैंने डीसी पे नहीं आया कि डीसी में कैसे कन्वर्ट करेगा, लेकिन इतना समझ में आ गया सबको कि इसमें फॉरवर्ड बायसिंग करके कैसे कैसे चीजें करी, समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब इसमें एक दो चीजें पहले देख लो। अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? f/2। f/2 हो जाएगी, है ना? और इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है नहीं हो रहा? आपका एक साइकिल गायब हो रहा है, आपको एनर्जी लॉस हो रहा है, यस सर। तो बिग एनर्जी लॉस हो रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम यूजुअली यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, पूरा एक आपका नेगेटिव साइकिल जो है वो आगे वाइप थोड़ी आउट। कम एनर्जी मिल पाएगी। बिल्कुल, नेगेटिव साइकिल आपका वाइप आउट हो रहा है पूरा। ठीक है, तो ये आपका हम यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर, जो दोनों को कन्वर्ट कर दे, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव क्या होगा? वो दोनों को करेगा, प्लस वाले को भी माइनस वाले को भी। तो इसका जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें इनपुट तो सेम रहेगा, इनपुट तो आप वही लगाओगे, है ना? वही आप ट्रांसफार्मर यूज करोगे, स्टेप डाउन, वही तो सेम रहेगा। यहाँ पे स्टेप डाउन, ठीक है, तो यहाँ तक तो डायग्राम आपका सेम है। अच्छा, इसमें एक चीज और पिछले वाले बताना भूल गया, ये ऐसा केस बना, ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को उल्टा बनाता, मतलब मैं डायोड उल्टा बनाता ऐसे, इस केस में ऐसे, तो अब क्या होता मेरा इनपुट, अब ये क्या करता कि ये उल्टा करता। अब ये क्या करता, जो प्लस वाली होती वेव उनको खत्म कर देता और माइनस वालों को जाने देता, तो इसका जो आउटपुट आता वो कुछ ऐसे आता। अगर ये डायोड मेरा यहाँ पे जो डायरेक्शन थी इसकी अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपका चेंज हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होगा, यहाँ पे हम दो डायोड यूज करेंगे, एक पॉजिटिव, जब आपका साइकिल आएगा तो एक कंडक्ट करेगा और अगला नेगेटिव साइकिल आएगा दूसरा कंडक्ट करेगा, कुल मिला के आपको हमेशा आउटपुट मिलता रहेगा। एक डायोड आप यहाँ पे यूज करते हो, एक डायोड आप यहाँ पे लगाते हो, और आउटपुट जो आप लेते हो इस बार वो लेते हो यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो। आउटपुट जो होता है लोड आपका होता है यहाँ कहीं पे, इसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हो। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें, कैसे कैसे वो होगा, आपका जो है काम करेगा ये। तो जब आप मान लो पॉजिटिव वेव साइकिल लगाते हो, पॉजिटिव वेव जो लगाओगे तो वही होगा दोबारा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो जो आपका डायोड D1 है वो तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और D2 हो जाएगा रिवर्स बायस। D1 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इसके यहाँ प्लस है ना, और यहाँ पे अगर मान लो 100 वोल्ट है, यहाँ पे माइनस मान लो ये 100 वोल्ट है, माइनस 100 वोल्ट, तो यहाँ पे जीरो होगा मान लो। तो इसके अक्रॉस यहाँ पे अगर जीरो होगा मान लो, यहाँ पे जो है इसके अक्रॉस मान लो पहले कि यहाँ 100 वोल्ट जीरो है तो फॉरवर्ड बायस है, और ये यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव होगा इसके मुकाबले, तो ये रिवर्स बायस होगा। तो D1 तो फॉरवर्ड बायस है, समझ में आए, और D2 रिवर्स बायस होगा, ये समझ में आ रही है बात पॉजिटिव वेव में। यस या नो, समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बता दीजिए।
हाँ, मैंने ये बोला कि मान लो जब आपने पहला पॉजिटिव वेव लगाया, आपने पॉजिटिव वेव इसमें इंसर्ट कराया, तो ये वाला आपका जो ए पॉइंट है ये पॉजिटिव हो गया और बी पॉइंट नेगेटिव हो गया, जैसे पिछले केस में हुआ था। ठीक है, अब अगर ए पॉजिटिव हो गया तो ये वाला डायोड तो मैं मान सकता हूँ कि ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है D1, यस सर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगाया आपने इसके पीछे, नेगेटिव। यहाँ पे लगाना चाहिए था आपको पॉजिटिव, आपने लगा दिया नेगेटिव, तो ये कौन सा बायस हुआ, रिवर्स। रिवर्स बायस होगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर आप ज्यादा सोचोगे और तो सोच सकते हो यहाँ प्लस 100 वोल्ट है मान लो, यहाँ पे माइनस 100 वोल्ट है, या माइनस मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है। अगर यहाँ प्लस 100 होगा तो यहाँ प्लस कुछ होगा, मान लो 90 होगा, यहाँ पे घटते घटते कुछ कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जाके आएगा वो इससे तो ज्यादा ही आएगा। अगर यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे तो ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर ज्यादा आ रहा है तो यहाँ ज्यादा आ रहा है और यहाँ कम आ रहा है, तो ये कौन सा बायस हुआ, रिवर्स बायस हुआ, नहीं हुआ ये D2। यस सर। ठीक है, तो आपका D2 रिवर्स बायस हो रहा है और D1 फॉरवर्ड बायस हो रहा है, किसमें, पॉजिटिव वेव में। ठीक है, तो करंट फ्लो कैसे करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। ये जो है आपको करंट फ्लो नहीं करने देगा, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से जो है नीचे नहीं जाएगा क्योंकि नीचे इसको जाने देगा डायोड, ये फिर यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगा और आपको करंट ऐसे मिल जाएगा। तो दिस विल कंडक्ट and current will flow ठीक है, और करंट की जो डायरेक्शन है वो देखो इधर को आ रही है, वो इधर को आ रही है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अब मान लो नेगेटिव वेव आ गई, तो अब क्या होगा, अब कौन सा वो करेगा, कंडक्ट। अब की बार D1 जो है रिवर्स बायस हो जाएगा, क्या माइनस लग जाएगा इधर एक इस डायरेक्शन में, तो D1 आपका रिवर्स बायस हो जाएगा इस बार, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये कंडक्ट करेगा। समझ में आया ना D2 फॉरवर्ड बायस क्यों है इस बार, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया इस बार B पे, इसलिए ये फॉरवर्ड बायस हो गया ये वाला डायोड। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये कंडक्ट फ्लो करेगा, करंट फ्लो। ठीक है, करंट फ्लो किधर करेगा, ये मान लो ये AB था, ये CD मान लो, CDE, इसमें करंट फ्लो जो करेगा वो प्लस इधर लगाया आपने, डायोड को करंट फ्लो करा सकता है केवल, तो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, BCD, और इसको मान लो क्या माना आपने, ABCDE, इसको F मान लो या O मान लो। तो BC जाएगा करंट, C से D जाएगा, D से इधर को मुड़ जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर डायोड आपका रिवर्स बायस है क्योंकि D से मुड़ जाएगा O की तरफ को, DO, और फिर आ जाएगा B पे। ठीक है, तो इस केस में जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होगा नेगेटिव वेव में वो इधर को होगा। अगर मैं पॉजिटिव वेव में देखूं तो डायरेक्शन किधर को हो रही थी मेरी, A, फिर E, ये वाला E आ रहा था, फिर D, फिर करंट मुड़ गया O, और फिर A। तो दोनों डायरेक्शन समझ में आई करंट फ्लो की। समझ में आई दोनों डायरेक्शन, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में, पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव में, सॉरी। जब एक बार ये डायोड कंडक्ट करेगा और एक बार ये डायोड कंडक्ट करेगा, तो जो करंट का फ्लो होगा वो समझ में आया। यस सर। ओके, तो दोनों केस में जो आउटपुट, आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट का फ्लो है वो सेम है या डिफरेंट है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट है दोनों केस में या डिफरेंट है, सेम। सेम है, सेम है, यानी कि दोनों केस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम कर रहा है, और दोनों केस में सबसे बड़ी बात ये है कि फ्लो कर रहा है, उस केस में फ्लो नहीं कर रहा था, तो इस केस में दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि जब आप इनपुट वेव लगाओगे यहाँ पे ऐसे, तो दोनों नेगेटिव और प्लस में फ्लो करेगा और सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी आउटपुट आपका सेम डायरेक्शन में आएगा।
आउटपुट आपका सेम डायरेक्शन में आएगा। तो इस बार क्या हो रहा है, आपका आउटपुट जो है सेम डायरेक्शन में आ रहा है और दोनों का आ रहा है। इसे हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसलिए इसने पूरी वेव को रेक्टिफाई किया, इसलिए इसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसने पूरी वेव को आपका एज इट इज ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई सबको, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर हुआ सबको, क्या क्या होता है हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर? सर अगर हमने इस केस में भी डायोड को उल्टा करके लगा दिया तो क्या होगा? कौन से एक डायोड का या दोनों को? दोनों को। ओके, सोचो क्या होगा, दोनों को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, है ना? यहाँ पे आपको लगा हुआ सेकेंडरी कोयल और इसको भी आपने उल्टा कर दिया ऐसे, और लोड आपका अभी भी यही लगा हुआ है, आउटपुट यहाँ लगा हुआ है। पहले आपने पॉजिटिव बताओ क्या होगा भाई, पॉजिटिव वेव लगाओगे तो क्या होगा, ये प्लस होगा या माइनस होगा? पॉजिटिव वेव में क्या होगा? बताओ, आप लोग बता सकते हो तो। सर ऊपर वाला तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा हाँ करेक्ट, और नीचे वाला फॉरवर्ड। तो केवल एक डायोड फ्लो करेगा D2, तो करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, D2 कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या आएगा? EFCD। EFCD। ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है, F2C कर रहा है क्या, लोड में, पॉजिटिव वेव में। ठीक है, अगली बार क्या होगा, अगर मान लो नेगेटिव वेव लगा दी तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? D1। D1। करंट फ्लो क्या होगा डायरेक्शन? AFCB। CAFCB। ठीक है, तो लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है किधर को हो रहा है, दोनों टाइप में, F2C हो रहा है, F2C। इस केस में भी F2C हो रहा था, है ना? तो इस केस में भी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर को फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको अगर आप नेगेटिव मान लो तो आप हो सकता है इसका जो ग्राफ बनेगा वो फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा मेरे ख्याल से। यस सर। तो ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं नीट में या बाकी एग्जाम में कि आपको डायोड, 2-3 डायोड बनेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे भी आगे, और वहाँ पे डायोड को घुमा देंगे, क्या होगा, है ना? तो करेंगे क्वेश्चन। तो आई थिंक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की थ्योरी सबको क्लियर हो गई, ये हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, क्लियर हो गया सबको ये? बता दो, हो गया तो फिर आगे बढ़े। यस सर। अब क्या नाम बोलते हैं, एक तो ये अभी डीसी नहीं बना, ये एस तो बन गया ये, लेकिन अभी डीसी नहीं बना, है ना? इसको डीसी बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। एक तो फिल्टर यूज करते हैं,
फिल्टर मतलब आपका कैपेसिटर फिल्टर होता है या इंडक्टर फिल्टर यूज करते हैं, है ना, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं उसके लिए। आई मैं आपको समझा दूंगा कैपेसिटर सर्किट कैसे यूज करेंगे अगर करेंगे तो एक तो वही कर सकते हो, एक आप ये भी कर सकते हो कि आप कई सारे जो है आउटपुट जो आपके निकल रहे हैं कई सारे, उनको ओवरलैप करा दो, कई सारे डायोड लगा के आउटपुट को ओवरलैप करा दो, तो आपका आउटपुट जो है अगर मान लो ऐसे आ रहे हैं, एक का ऐसे आ रहा है, दूसरे का ऐसे आ रहा है, थोड़ा फेज डिफरेंस बना दो उनमें, तीसरे का ऐसे आ रहा है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो करते करते वो लगभग कर्व आपका ऐसे आ जाएगा, तो लगभग डीसी बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक होता है आप इसमें फिल्टर सर्किट यूज कर लो। फिल्टर सर्किट क्या होगा आपका, जैसे भाई आपका इंडक्टर या कैपेसिटर मान लो, एक कोई मान लेते हैं, मान लो कि भाई कैपेसिटर मान लो, तो ये बताओ कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर होता है वो उसका रेसिस्टेंस कितना होता है एसी के लिए, एक्ससी कितना होता है, एक्ससी की वैल्यू कितनी होती है, एक्ससी पढ़ा है आपने, कैपेसिटिव पढ़ा है, रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है? सर 1/ओमेगा सी। 2πfc या ओमेगा सी। ओके, तो ये डीसी के लिए कितना होगा और एसी के लिए कितना होगा? डीसी के लिए कितनी वैल्यू आएगी? जीरो। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी मानते हो आप? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी मानते हो आप? जीरो। तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि अपने से डीसी पास होने देगा? डीसी नो पास होने, सर। नो, नॉट अलाउड। तुम मुझसे सारा रिवीजन करवा रहे हो यार, तुमने मुझसे जो है एसी में रिवीजन करवा दिया। चलो, तो ये डीसी को अलाउ नहीं करता यार, हमने पढ़ा था ना, तो इंडक्टर जो होता है वो एसी को अलाउ नहीं करता इजीली, और ये डीसी को अलाउ नहीं करता, ठीक है। एनीवे मैं जब बोल रहा था काम की बात तो ये बोल रहा था आपको, ठीक है। ये और इस केस में क्या आएगा, फाइनाइट आएगा कुछ वैल्यू, ये कुछ फाइनाइट आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये बन रही है अब तक। अच्छा, तो डीसी को अलाउ नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम जो सर्किट जो आपका रेक्टिफायर है उसका जो भी आउटपुट आएगा, मैं पूरा रेक्टिफायर को ऐसे दिखाया था, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, यूजुअली किताबों में ऐसा बनाते हैं। ये तो इनपुट आया उस पर, ये उसका इनपुट है मान लो, इनपुट एसी है यहाँ पे, और ये इसका फाइनल आउटपुट आया जो भी आपने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाला, उसको उठा के कुछ ऐसा डायग्राम बना लो, मान लो ऐसा डायग्राम बना लो कि यहाँ कैपेसिटर लगा दो एक, और अब आप जो आउटपुट आ रहा है उसको इसके अक्रॉस लो, जो आपका यहाँ से आउटपुट आया था इससे रेक्टिफायर से, रेक्टिफायर से जो आउटपुट आया था तो उसको अब इसके अक्रॉस लो, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा जब ये आपका आउटपुट आएगा, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपका एसी कंपोनेंट और एक होगा डीसी कंपोनेंट, ठीक है। तो जो आपका डीसी कंपोनेंट होगा वो कहां से पास करेगा, डीसी कंपोनेंट कैपेसिटर से पास कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। तो डीसी कंपोनेंट विल पास थ्रू आरएल, और आप अगर मान लो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा ले ली और ये आपका जो ये है ये काफी कम है मान लो, तो फिर जो एसी कंपोनेंट होगा कहां से पास करेगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर से पास करेगा। तो आपके विल पास थ्रू कैपेसिटर, तो
आपका जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट आ रहा है वो किस टाइप का करंट आएगा, एसी या डीसी? एसी। एसी आ रहा है? डीसी। डीसी तो आ रहा है, डीसी तो पास कर रहा है यहाँ से, एसी तो यहाँ से पास कर जाएगा। तो आई अक्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस होगा इट विल बी डीसी। तो आपको जो प्योर डीसी नहीं होगा, कुछ हो सकता है एसी कंपोनेंट भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि इसका रेजिस्टेंस जीरो कर दिया आपने बिल्कुल ही और उसका इनफाइनाइट कर दिया, लेकिन मेनली जो कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट विल बी योर डीसी कंपोनेंट। तो इसने क्या किया, कैपेसिटर ने एसी कंपोनेंट को अपनी तरफ से पास कर दिया और डीसी कंपोनेंट को वहां से पास कर दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। इसे हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट, इसे हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, ठीक है। फिल्टर सर्किट दो टाइप का हो सकता था, जो हम वैसे हायर क्लास में आप जाओगे तो बहुत सारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ोगे। सर हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, आप लोग तो नहीं पढ़ोगे ने, हाँ मेडिकल में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाएंगे। अगर कोई वैसे कुछ करेगा एमएससी एमएससी टाइप में तो वहाँ पढ़ा सकते हैं, अगर नॉर्मल एमएससी करोगे तो फिल्टर सर्किट के अलावा बहुत सारे सर्किट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैंने फिल्टर सर्किट के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपके जो फिल्टर सर्किट हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो कैपेसिटर वाला है और एक इंडक्टर वाला है। कैपेसिटर वाला है और इंडक्टर वाला है। तो हमने जो है कैपेसिटर वाला समझ लिया। कैपेसिटर जो हमारा सर्किट होता है वो काम कैसे करता है, जो हमारा कैपेसिटर सर्किट होता है वो काम कैसे करता है, ठीक है। हम इंडक्टर वाला भी ट्राई करते हैं कि इंडक्टर वाला हमारा कैसे काम करता है, उसे भी देखते हैं। तो आपके बात समझ में आ गई। दो आपके सर्किट हैं यहाँ पे, ये है कैपेसिटर फिल्टर, जो हमने पहले वाला पढ़ा है, ये है कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, कैपेसिटर फिल्टर। तो इसके अक्रॉस जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट जब आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, मैंने प्योर पीछे कर दीजिए। इसके अक्रॉस में ये बनाया था, चलो आउटपुट। इसके अक्रॉस जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। मैंने बोला तो प्योर डीसी नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक डीसी होगा। ठीक है, आपका ग्राफ है टाइम वर्सेस वोल्टेज का। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। करें अब आगे? यस सर, टाइम हो गया। टाइम हो गया। इंडक्टर वाला कर लेते हैं बस 2 मिनट में, इंडक्टर वाला खत्म कर लेते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में करा दीजिएगा सर, क्या कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। चलो आज आपकी बात मान लेते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। थोड़ा सा रह गया आपका, बस ये नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर रे ऑप्टिक्स। हाँ, तो वही बचा रे सर ऑप्टिक्स। सिंपल है। क्या सिंपल है? रे ऑप्टिक्स। अच्छा चलो देखते हैं, जब करेंगे सॉल्व तो पता चलेगा। वेव ऑप्टिक्स टफ है। रे ऑप्टिक्स थोड़ा है, इसमें डिफ्रैक्शन वगैरह बहुत बेकार लगता है। अच्छा अच्छा, चलो ट्राई करेंगे कि वो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ठीक है, तो अगली क्लास में करते हैं, थोड़ा सा रह गया टॉपिक ही, अगली क्लास में खत्म करते हैं। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट क्लास।